हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग मोशन यानी कि गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से संबंधित रहेगा, क्लास 9th के एनसीईआरटी से। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका मैं अभी तक जो है 11 पार्ट करवा चुका हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। ये साइंस का लगभग जो है वो 5वां लेसन आपका रहेगा। इससे पहले मैंने 4 लेसन करवाया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। हिस्ट्री और सिविक्स भी मैंने कंप्लीट करवाया है। तो इसको हम लोग जो है वो 4 भागों में करके 100 क्वेश्चन को करेंगे। पहला में 1 से 25 तक गति का मूल बातें, दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह जो है रेलवे साइंस के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा, और भी अन्य आप जो है एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि रेलवे में जो है वो आपका 9th और 10th का ही कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से साइंस का क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है कि गति किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहा जाता है। विराम अवस्था क्या होता है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है तो उसे विराम अवस्था में कहा जाता है, रेस्ट। गति किस प्रकार की राशि है। तो गति जो है वो एक सापेक्ष यानी कि रिलेटिव राशि है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पूरे मार्ग की लंबाई को क्या कहा जाता है। तो उसको डिस्टेंस कहा जाता है। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये अगर एक ट्रेंगल है, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए और ऐसे पूरा का पूरा घूम कर चले गए तो ये डिस्टेंस कहलाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ सिर्फ चले गए तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। दूरी किस प्रकार की राशि है, सदिश या फिर अदिश। तो दूरी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं बतला देता हूँ, यह क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों होता है। आप ये याद रखिएगा। विस्थापन किस प्रकार की राशि है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। दूरी का एसआई मात्रक जो है वो मीटर होता है। विस्थापन का भी एसआई मात्रक जो है वो मीटर ही होता है, दोनों का याद रखिएगा। क्या दूरी कभी शून्य या फिर ऋणात्मक हो सकती है। नहीं, दूरी हमेशा जो है वो धनात्मक पॉजिटिव होता है, कभी वो जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता है। क्या विस्थापन शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। हाँ, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। जैसे विस्थापन जो है वो आपका शून्य कैसे होगा। अगर आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किए और वहीं पर फिर से वापस चले गए तो वहाँ का डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा। जैसे ये सर्कल है, यहाँ से स्टार्ट किए और यहीं पर फिर से आप वापस आ गए हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाकर वापस उसी बिंदु पर आ जाता है तो विस्थापन कितना होगा, तो जीरो होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा कितना होता है। तो जो आपका डिस्टेंस होता है वो हर वक्त बड़ा या फिर बराबर होगा किससे, तो डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हर वक्त बड़ा और बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट से, या फिर डिस्प्लेसमेंट हर वक्त बराबर या फिर छोटा होगा डिस्टेंस से। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उस गति को क्या कहते हैं। तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। जैसे डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और आपका मान लीजिए 100 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है, 2 घंटा में अगर बोला जाएगा कि आपको करना है, लेकिन 100 किलोमीटर डिस्टेंस है लेकिन वो 3 घंटा में कर रहा है, 2.5 घंटा में कर रहा है, वो नॉन इन्फॉर्मेशन होगा। लेकिन 100 किलोमीटर डिस्टेंस है और 2 घंटा के में अगर कवर कर देता है जितना उसका क्षमता है तो वो आपका यूनिफॉर्म कहलाएगा। वाहनों में तय की गई दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का। वाहनों की तत्कालिक चाल यानी कि इंस्टेंट स्पीड मापने वाला यंत्र को जो है वह स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ की आकृति कैसी होती है। तो एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ की आकृति स्ट्रेट लाइन होता है। असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ जो है वो वक्र लाइन यानी कि कर्व लाइन होता है। सीधी रेखा में चलने वाली गति को क्या कहा जाता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन या फिर सरल रेखीय गति जो सीधी चलती है। किसी घड़ी में पेंडुलम की गति किस प्रकार की गति है। तो ऑसिलेटरी या फिर पीरियोडिक मोशन, दोलन या फिर आवर्ती गति कहलाता है। पंखे के ब्लेड की गति किस प्रकार की गति है। तो सर्कुलर मोशन जो है वो पंखे के ब्लेड की गति है। यदि विस्थापन शून्य हो तो क्या दूरी का शून्य होना आवश्यक है। नहीं, दूरी शून्य नहीं भी हो सकती है। विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर कब होता है। जब वस्तु एक सीधी रेखा में बिना दिशा बदले गति करती है, तब जो है वो कह सकते हैं कि विस्थापन और डिस्टेंस दोनों समान होगा। आकाश में उड़ते हुए पक्षी की गति कितने
आयामी यानी कि डायमेंशनल होता है तो 3D डायमेंशनल जो है वो आपका ये होता है। अगला है 26 से 50 तक चाल, वेग और त्वरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो NCERT सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है, स्पीड। चाल का सूत्र जो है वो दूरी बटा में समय होता है। ऐसा ही मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। चाल एक जो है वो सदिश है, राशि या फिर अदिश, तो चाल जो है वो अदिश राशि है। एकांक समय में होने वाले विस्थापन को जो है वो वेलोसिटी कहा जाता है और इसका सूत्र जो है वो विस्थापन बटे में समय होगा। देखिए स्पीड जो है वो डिस्टेंस बटा में टाइम होता है, वहीं आपका जो वेग होता है विस्थापन बटे में समय होता है और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड होता है। और लेकिन यह एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। किसी वस्तु की चाल v/s वेग में मुख्य अंतर क्या है? तो चाल में केवल परिणाम होता है जबकि वेग में परिणाम के साथ दिशा दोनों होता है, इसीलिए चाल स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालने का सूत्र है औसत चाल इज इक्वल टू कुल तय की गई दूरी बटा में कुल लगा समय। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन, त्वरण कहा जाता है। त्वरण का सूत्र जो है वो a बराबर v माइनस यू बटा में टी। v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग और t हो गया समय। त्वरण का ऐसा ही मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश है या फिर अदिश, तो त्वरण जो है वो सदिश है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? तो इसको मंदन या फिर रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन जो है वो कहा जाता है, जो निगेटिव त्वरण होता है। जैसे मान लीजिए वैल्यू आएगा -6 आ गया एक्सेलरेशन का, यानी कि यह रिटार्डेशन है, पीछे की ओर जा रहा है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा होगा? तो वो पॉजिटिव होगा। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण पॉजिटिव। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो त्वरण निगेटिव। एक समान वेग से चलती हुई वस्तु का त्वरण कितना होता है? तो वो 0 होगा। अगर एक समान यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की गति किस त्वरण का उदाहरण है? तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का उदाहरण होता है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए सूत्र का प्रयोग जो है वो, अगर मान लीजिए कोई जो है वो क्वांटिटी है, नंबर है, उसको जो है वो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा। वहीं मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे मान लीजिए 90 किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में किया जाएगा तो 5/18 से यानी कि 18/5 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड यह चेंज होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर, तो 90 को अगर चेंज करना है तो किलोमीटर में तो 18/5 से करेंगे, इसको काट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका किलोमीटर आंसर आ जाएगा प्रति आवर। जैसे 18 किलोमीटर का मान जो है मीटर प्रति सेकंड में 5। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? तो 0 होता है अगर वह विराम अवस्था से चल रहा है तो। यदि ब्रेक लगने पर कोई वस्तु रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा? तो अंतिम वेग जो है वो 0 हो जाएगा। अगर नहीं रोकेगी यानी कि अंतिम वेग 0 नहीं है। औसत वेग का सूत्र क्या होता है? तो औसत वेग जो होता है वो u प्लस v बटा में 2 होता है, यानी कि u का मतलब प्रारंभिक वेग, v का मतलब फाइनल वेग बटा में 2, यदि त्वरण एक समान हो तब। 51 से 75 तक गति के समीकरण और ग्राफिक प्रदर्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक समान त्वरण गति के लिए गति के कितने मुख्य समीकरण है? तो एक समान त्वरण के गति के लिए गति के कुल जो है वो 3 समीकरण है। गति का पहला समीकरण जो है वो v बराबर u प्लस at होता है एक समान त्वरण के लिए, ये याद रखिएगा। गति का पहला समीकरण किनके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गति का पहला समीकरण जो है वो वेग और समय के बीच में जो है वो संबंध स्थापित करेगा। गति का दूसरा समीकरण s बराबर u प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यह किनके बीच में जो है वो संबंध दर्शाता है? तो दूरी और आपका समय या फिर स्थिति और समय के बीच में। तीसरा जो होता है वो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यह जो है किनके बीच में समीकरण के बीच में संबंध बनाता है? तो विस्थापन यानी कि स्थिति और वेग के बीच में। एक बार जो है वो फिर से देख लीजिए। जैसे पहला समीकरण जो है वो किसके बीच में संबंध बतला रहा है? तो वेग और समय के बीच में। दूसरा जो है वो स्थिति यानी कि दूरी और समय के बीच में। और तीसरा समीकरण जो है वो विस्थापन और वेग के समय में। तीनों याद रखिएगा। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो स्पीड।
दूरी समय ग्राफ का ढाल जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो स्पीड, दूरी यानी कि डिस्टेंस बटा में टाइम ही होता है स्पीड, तो इसीलिए स्पीड की चाल के बारे में बतलाएगा स्लोप। वेग समय ग्राफ का ढाल जो है वो क्या दर्शाएगा, तो एक्सेलरेशन, वेग समय ग्राफ का एक्सेलरेशन। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, विस्थापन या फिर तय की गई दूरी। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में होता है तो त्वरण कितना होगा, तो शून्य होगा, क्योंकि वस्तु एक समान वेग से चल रही है। यदि दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में चल रहा है तो वस्तु की स्थिति, वस्तु विरामावस्था में रहेगा। जैसे मान लीजिए ये है, अगर ऐसे चलेगा तो वो विरामावस्था में, अगर ऐसे चलेगा यानी कि वो एक समान चाल से चल रहा है, वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा। गुरुत्व के अधीन नीचे गिरती वस्तु के लिए गति का पहला समीकरण क्या है, तो v बराबर यू प्लस जी टी होता है। v बराबर यू प्लस जी टी, यहाँ पर 7 नहीं होगा, टी होगा। ऊपर फेंकी गई वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का चिन्ह जो है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि वेग घटता है जब ऊपर कोई वस्तु फेंका जाता है तो। और नीचे गिरती हुई वस्तु का जी का मान जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है, यानी कि वेग बढ़ने लगता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान औसतन कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड या फिर लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड ले लिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये है 9.8 मीटर पर सेकंड। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर वस्तु का वेग कितना हो जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई पहुंचने पर वस्तु का वेग जो है वो 0 हो जाता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, इसको एक पॉइंट मान करके और चारों तरफ कोई वस्तु घूम रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है, तो क्या कांस्टेंट रहता है, तो चाल, यानी कि एक समान वृत्तीय गति हो रहा है तो उसमें जो है क्या कांस्टेंट रहेगा, चाल। एक समान वृत्तीय गति में क्या लगातार बदलते रहता है, तो वेग की दिशा बदलेगा, जिसके कारण यह एक त्वरण गति होती है। वृत्तीय पथ पर आर त्रिज्या वाले चक्कर में एक चक्कर पूरा करने पर तय दूरी कितनी होती है, तो वृत्तीय की परिधि यानी कि 2πr के बराबर। वृत्तीय गति में चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो वृत्तीय गति में तो v बराबर 2πr बटा में t। वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मोड़ पर साइकिल सवार का अंदर की ओर झुकना किसका उदाहरण है, तो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने का उदाहरण है। यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष की ओर झुका हो तो चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चाल जो है वो घट रही है। यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष की ओर झुका है, यानी कि दूरी समय ग्राफ में समय अक्ष की ओर झुका हुआ है, प्रभाव पड़ेगा, यानी कि चाल घट रहा है। 76 से 100 के बीच में गति के नियम, बल और मिश्रित जो है वो प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया करें। 76 नंबर क्वेश्चन है कि गति के नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में प्रिंसिपिया बुक में इन्होंने किया था। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसको जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, जितना कम होगा उतना ही कम होगा जड़त्व। क्या मास। चलती गाड़ी में अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं, तो विराम के जड़ कारण यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण पीछे की ओर चले जाते हैं। दरी को छड़ी से पीटने पर धूल के कणों का अलग होना किसका उदाहरण है, तो विराम के जड़त्व का उदाहरण है और फर्स्ट लॉ का भी उदाहरण है न्यूटन के। बल यानी कि फोर्स की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है, तो प्रथम नियम से। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो मोमेंटम, संवेग कहा जाता है। मोमेंटम का फुल फॉर्म p बराबर mv होता है। ऐसा यूनिट संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, kg मीटर प्रति सेकेंड। संवेग किस प्रकार की राशि है, तो एक सदिश राशि है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, संवेग परिवर्तन के दर लगाए गए बलों के समानुपाती होता है, यानी कि F
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी जो है वो कह सकते हैं, यानी कि F बराबर एम ए। बल का व्यंजक F बराबर एम ए न्यूटन के किस नियम से मिलता है, यानी कि जो सूत्र होता है वो न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है, फोर्स का। बल का मात्रक न्यूटन या फिर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। क्रिकेट खिलाड़ी गेंद कैच करते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है, समय बढ़ाकर बल का प्रभाव आवेग कम करने के लिए, और यह द्वितीय नियम से संबंधित है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्या कहा जाता है, तो एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम। बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना किसका उदाहरण है, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर और न्यूटन के तीसरे नियम पर। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर व्यक्ति का पीछे गिरना कौन सा नियम है, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो डाइन जो है वो बल का सीजीएस मात्रक होता है। एक न्यूटन जो है वो कितने डाइन के बराबर होता है, तो एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु पर नेट बाहरी बल शून्य होता है तो उसका संवेग जो होगा वो नियत या फिर संरक्षित रहता है। तैरना न्यूटन के गति के कौन सा नियम है, तो यह तृतीय नियम से संभव है। जड़त्व का मात्रक क्या होता है, जड़त्व का कोई अलग मात्रक नहीं होता है, इसे द्रव्यमान किलोग्राम के रूप में ही मापा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मोशन चैप्टर से किया, जो कि क्लास 9th के एनसीईआरटी से संबंधित टोटल लाइन बाय लाइन जो है वो आपका क्वेश्चन है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो इसके लिए आप जो है शेयर, सब्सक्राइब और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। आपके जो एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं मैं पूरा का पूरा जो है वो साइंस का करवा दूंगा, हिस्ट्री का और सिविक्स और ज्योग्राफी क्लास 9 का कराऊंगा, फिर उसके बाद क्लास 10th का भी जो है वो मैं करवा दूंगा, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। वो रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम, पीसीएस कुछ भी हो उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।